स्टूडेंट्स हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे थे। उससे आगे हम लोग अब देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ही हम लोग सर्जिकल मेथड की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि अभी आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 अब कम्युनिटी इन्फेक्शन की तरफ बढ़ चुका है ये, और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बिहार में। इसलिए आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। अभी ये जो देख रहे हैं हमारे ये बाल और दाढ़ी, कहीं ना कहीं ये कोविड-19 का ही इफ़ेक्ट है, क्योंकि हमारे आसपास पड़ोस में भी आ चुका है ये, और कईयों का डेथ भी हुआ और कहीं ना कहीं उसी का ये इफ़ेक्ट है। पता चला कि एक का कुछ होने वाला था, पता चला दूसरा डेथ हो गया। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें दूरी बना कर रहें, और बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा बहुत तेज़ी से ये कम्युनिटी इन्फेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ये मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है ये, और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है ये। मतलब ये नहीं कह सकते कि आपके सामने वाला बिल्कुल हेल्दी और आपको फिट दिख रहा है तो वो कोरोना कैरियर नहीं हो सकता है। दैट मे बी ऑल्सो, वो भी कोरोना कैरियर हो सकता है। वो क्या बोलेंगे, वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बियर कर रहा है, इसलिए उसे इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अब तक कम्युनिकेट ज़रूर कर सकता है। इसलिए हर किसी से डिस्टेंस बना कर रहना है ये, और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, और पूरी डिस्टेंस, पूरी जो गाइडलाइन बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये सर्जिकल मेथड की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या था कि वैसे हम लोग कपल्स की बात कर रहे थे, जो कपल्स एक्चुअली चाइल्ड बियर नहीं करना चाह रहे थे, वो एक सर्टेन टाइम के बाद चाइल्ड बियर करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से क्या होते हैं, ये जो प्रेगनेंसी कंसीव होता है उसको कैसे रोके वो, तो इसी पे हम लोग बात कर रहे थे, और उसी को रोकने के मेथड को ही कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं ये। तो अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अब यहाँ पे यूथ को हम बोलेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्या यहाँ पे प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का, कहीं ना कहीं इसे प्रिवेंट करने का, रोकने का। तो आज के दिन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यूथ को इस तरह के ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए अपने लाइफ में, जब अब वो एक सर्टेन क्या हो गया टाइम के बाद अगर वो चाइल्ड बियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक बोलेंगे एक परमानेंट मेथड के रूप में हमारे इंडिया में अगर हम लोग बात करें, हम लोग इससे पहले बहुत सारे टाइप्स पढ़े, जिससे हम लोग बैरियर्स पढ़े, केमिकल्स भी पढ़े, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो ज़्यादातर क्या है, ये सर्जिकल मेथड्स। मतलब इसमें हम लोग बोलते हैं कि देयर इज़ नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एकदम पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है फर्टिलाइजेशन के चांसेस को। इसके पहले जो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े थे उसमें एक मतलब 0.99% या फिर क्या बोले हम लोग ये मतलब 1% कह सकते हैं आप, उसमें चांसेस किसी तरह की कोई एरर, किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी हुआ तो डेथ में भी हो सकता था चांसेस। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जो चांसेस ऑफ फर्टिलिटी के यानी फर्टाइल होने के जो चांसेस है यहाँ पे, यानी फर्टिलाइजेशन की, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो सर्जिकल मेथड हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है एक्चुअली सर्जरी करना पड़ता है। तो ये बहुत बेस्ट मेथड नहीं कहा जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ये क्या हुआ, तो इससे क्या हो कि परमानेंट क्या होता है यहाँ पे चाइल्ड बियर, यानी ये एक तरह से हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल नहीं है बल्कि इरिवर्सिबल मेथड है ये। आप अगर एक बार सर्जिकल मेथड को अपना लिए तो फिर से आप बैक अगर चाइल्ड बियर करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे चाइल्ड नहीं जो बियर करना चाहते हैं वो ज़्यादातर इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें सबसे फेमस जो है वो है कौन, वासेक्टोमी। वासेक्टोमी एक्चुअल में ये क्या होता है, हम लोग पढ़े थे वास डिफरेंशिया इन केस ऑफ मेल होता है। तो वास डिफरेंशिया कहाँ होता है, तो हम पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। यहाँ पे तो होता क्या है, टोमी मतलब होता है कटिंग, और वासेक मतलब दैट इज द ट्यूब। जिस ट्यूब का नाम था वास डिफरेंशिया, उसको अगर कट करते हैं तो इसी सर्जिकल मेथड को क्या कहलाता है, वासेक्टोमी। टोमी मीन्स होता है कटिंग। तो वासेक्टोमी में एक्चुअल होता क्या है, तो रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ वास डिफरेंशिया इन मेल। अब जो वास डिफरेंशिया है, जैसे अब हम लोग बोले वास डिफरेंशिया को हम लोग बनाए भी थे कि अगर ये यहाँ पे ये टेस्टिस को रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे ये एपिडिडाइमिस था और इसी से ये निकलता था ये वास डिफरेंशिया। तो कहीं ना कहीं इस वास डिफरेंशिया को देखिए, इसके में आगे जाकर मर्ज होता था सेमिनल वेसिकल्स की बात करते थे। उससे पहले यहीं पर जैसे इसे कट कर दिया गया
और कट करके इसे फिर क्या होता है, ऐसे ये बेंड करके इसे टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है इसे, इस ढंग से ये टाई करके इसे बांध दिया जाता है, यानी टाई कर दिया जाता है ये। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता था, ये टेस्टिस के अंदर होता था। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या होता था, स्पर्म कहाँ, एपिडर्मिस में आता था, एपिडर्मिस से फिर आगे बढ़ते हुए इस वास डिफरेंशिया के थ्रू कहा जाता था यूरेथ्रा में। तो अगर आप यहाँ से सोचें कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, लेकिन क्या होगा, ये आगे की तरफ भी आएगा, लेकिन इससे आगे रास्ता अब जाने का नहीं है क्योंकि वो से कट कर दिया गया। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो सीमेंट डिस्चार्ज होगा, सपोज मान लिया ये यूरेथ्रा है, तो जो सीमेंट डिस्चार्ज होगा उसमें क्या लैक कर जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे जो ग्लैंड्स है उसका सिक्रीशन तो होगा ही, लेकिन उसमें लैक करेगा क्या, यहाँ पे स्पर्म। तो सीमेन जो है उसमें क्या लैक करेगा, यहाँ पे स्पर्म लैक करेगा, और स्पर्म जब लैक करेगा तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ये तो ये था यहाँ पे वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ पे वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है ट्यूबेक्टोमी, दैट इज़ मोर कॉमन इन इंडिया। इंडिया में ये क्या है, मोर कॉमन है। इससे भी अगर बोले तो ज़्यादा कॉमन कौन है, ये है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या होता है, तो जो देखिए ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी करें, एक तो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है यहाँ पे, तो रिमूवल ऑफ ए पार्ट्स ऑफ फलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स। अब फीमेल्स में हम लोग देखें तो फीमेल्स में क्या होता था, हम लोग बनाए थे इस ढंग से, ये कि ये ओवरी हुआ, यहाँ से ये ट्यूब इस ढंग से, ये ट्यूब फलोपियन ट्यूब इस ढंग से अगर हम लोग दिखाएं यूट्रस को, ये और इधर भी अगर दिखाए ये ओवरी से जुड़ा हुआ ये, तो इस ढंग से ये, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, फलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब ये फलोपियन ट्यूब को क्या होता है, यहाँ जैसे कट कर दिया गया ये, और इसे बेंड करके इस ढंग से यहाँ भी टाई कर दिया जाता है। इधर भी ये कट कर दिया जाएगा ये, और बेंड करके इसे क्या किया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा। इस ढंग से ये बेंड करके ये बांध दिया जाता है। तो अब देखिए ये इरिवर्सिबल है, ये फिर आप दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं। कई बार केसेस में होता है क्या कि कुछ पार्ट को यहाँ से काट करके रिमूव कर दिया जाता ही है, और जो रेस्ट पार्ट है उसे टाई कर दिया जाता है। तो ये इरिवर्सिबल केस है। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ सर्जरी हो गया तो उसके बाद फिर से इसे अटैच करके फिर से पर्सन क्या होगा, तो एबल टू बियर चाइल्ड, तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पे ये। तो ट्यूबेक्टोमी इज़ मोर कॉमन इन इंडिया, जिसमें क्या होता है, ये फीमेल की केस में होता है। एक्चुअल में ये मोर कॉमन इसलिए बोलते हैं हम लोग कि इंडिया जो है वो कैसी कहीं पैतृक प्रधान देश है। यहाँ पे जो फादर है उन्हीं का ज़्यादा चलता है, और जो क्या है, जो फीमेल्स हैं उनका कम। तो इसलिए जो भी जो हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड में ज़्यादातर जो केसेस होता है वो क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है यहाँ पे, ये जो कि क्या है, परमानेंट बोलेंगे। ये क्या होगा, ये परमानेंट होगा। अगर ये ट्यूबेक्टोमी हो चुका है तो पर्सन उसके बाद फिर कभी भी चाइल्ड बियर नहीं कर पाएंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल मेथड के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, वो है कौन, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। यानी यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेंसी मतलब टर्मिनेट करना है किसे, प्रेगनेंसी को। अब कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पता चला कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, लेकिन वो चाइल्ड नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मलिटी है सर्टेन केसेस में, या फिर केसेस में प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उस केसेस को भी अवॉइड करना रहता है। तो इस तरह की केसेस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इस प्रेगनेंसी को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, अवॉइड करना होगा। तो इस तरह की केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी यहाँ पे डॉक्टर की सलाह से ये किया जाता है। एमटीपी एक्ट जो बनाया गया था इंडिया में, वो कब हुआ था, 1971 में। एमटीपी एक्ट्स मतलब अगर हम लोग आज बात करें तो ये बहुत सारे कंट्री में लागू नहीं है। आज भी बहुत सारे कंट्री पे इस पर डिबेट हो रहे हैं कि हम अपने यहाँ लागू करें कि नहीं करें। ये बहुत सारा इंटरनल और कई आपस में भी कंट्रीज में डिबेट चल रहा है। इसे लोग धर्म से भी जोड़कर देखना शुरू कर दिए। इस वजह से ये बहुत सारे कंट्री में अभी लागू नहीं हो सका। बहुत सारे कंट्री जो इसे धर्म के क्या बोलेंगे एस्पेक्ट से, चश्मे से देख रहे हैं ये, जिसकी वजह से उनके यहाँ ये लागू नहीं हुआ। इसका एक हम लोग बोलेंगे एक बहुत ही रिसेंट इवेंट बोलेंगे, वो था आयरलैंड का। आयरलैंड में भी ये लागू नहीं है एमटीपी, और वहाँ पे बोलेंगे क्या केस हुआ, अब जाकर वो लास्ट 2 इयर्स पहले ये वहाँ पे लागू हो चुका है ये। तो वहाँ हुआ क्या कि वहाँ पे एक डेंटिस्ट थी, डॉक्टर थी, वो इंडियन मुल्क की थी, यानी इंडियन थी वो,
और उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव हुआ उनको, और फिर पता चला कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ, जब वो 4 मंथ 5 मंथ हुए तो वो प्रेगनेंसी में चाइल्ड में प्रॉब्लम था, इसलिए वहाँ पे जो सेफ जो बताया जा रहा था उनके लिए वो था कि उसे अबॉर्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर वो कैरी करते उस प्रेगनेंसी को तो उस पर क्या था, मदर्स पे भी बहुत ज़्यादा क्या था, डेंजरस हो सकते थे, यानी जो आगे अगर प्रेगनेंसी कैरी होता तो मदर्स पे भी क्या होता, खतरा बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे सबसे सेफ जो सजेशन था जो डॉक्टरों का वो था कि इस चाइल्ड को अगर अवॉइड किया जाए, अबॉर्ट किया जाए तो फिर इसमें मदर क्या होगी, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे ये। लेकिन अब वो रह कहाँ रहे थे, आयरलैंड में। तो आयरलैंड में ये MTP अलाउड था नहीं, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे इस चीज़ को नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह की कोई एक्ट नहीं लागू था। और फाइनली ये हुआ कि उस डेंटिस्ट का डेथ हो गया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, क्या बोलेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल चाइल्ड था और उस डेंटिस्ट का क्या हुआ, डेथ हुआ। तो उसी समय से हम लोग बोले कि आज से ये लगभग 10-12 ईयर्स पहले की एक इवेंट्स था ये, और उस समय से वहाँ के जो थे फीमेल ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे महिला आयोग, उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, और तब जाकर ये रिसेंट 2 ईयर्स पहले ये जाकर वहाँ पे MTP लागू हुआ आयरलैंड में ये। तो कहीं ना कहीं ये क्या था, तो उस डेंटिस्ट के लिए ये जानलेवा साबित हुआ। अगर ये एक्ट होता वहाँ तो क्या होता, उससे जान बच सकता था। तो अब होता क्या है, इसको हम लोग देखिए, MTP को हम लोग एक टर्म और नाम दे सकते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन अब होता क्या है इसमें कि इंटेंशनली या वॉलेंट्री, यानी ये जानबूझकर कहीं ना कहीं किया जा रहा है एक तरह से, अगर हम लोग देखें तो ये इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, यानी प्रेगनेंसी का टर्म अभी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही क्या होता है यहाँ पे ये टर्मिनेशन किया जा रहा है ये। तो ये जो अगर हम लोग बोले यहाँ पे टर्मिनेशन कब सेफ होगा, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो पूरा 9 मंथ का होता है, तो ये जो टर्मिनेसी जो टर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टर्मिनेशन, ये सबसे सेफ जो है वो है तो 3 मंथ या 12 वीक, ये विदिन 3 मंथ या 12 वीक ही सेफ माना जाता है ये। तो इससे पहले क्या होगा, इसे अगर किसी तरह का इरर्स है चाइल्ड में या किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसे क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। तो ये जानबूझकर किया जा रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए इसका एक टर्म हम लोग लेते हैं क्या, इंड्यूस्ड एबॉर्शन ये। अब कहते हैं यहाँ पे ये कि ये कब होता है, अगर हमने कंडीशन भी लिख दिया यहाँ पे कि अलाउड व्हेन, इस तरह की MTP कब अलाउड होता है, तो बोलते हैं जब किसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी मे बी फेटल टू मदर एंड फिटस बोथ। तो अगर कोई भी प्रेगनेंसी क्या होता है कंटिन्यू किया जाता है, जिससे कि उसके कंटिन्यूएशन से अगर फिटल हो सकता है, वो किसके लिए फेटल हो सकता है, अगर मदर और फिटस दोनों के लिए अगर वो जानलेवा साबित हो रहा है, तो उस केसेस में क्या होता है, ये MTP अलाउड किया जाता है ये। समझ गए ये। तो अलाउड व्हेन कब अलाउड किया जा रहा है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी मे बी फेटल टू मदर एंड फिटस और बोथ, आइदर मदर या फिटस या दोनों के लिए क्या है, खतरा अगर हो रहा है तो उस तरह की केसेस में इसे क्या किया जाता है, अलाउड किया जाता है। अब बोलते हैं कि इन इंडिया में देखिए ये MTP इज लीगल विथ अंडर सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशन टू प्रिवेंट मिसयूज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया में ये लागू तो किया ही गया, देखिए 1978 में ही क्या 71 में ही ये एक्ट लागू किया गया, ये आया यहाँ पे, और ये इंडिया में ये लीगल माना जा रहा है ये। लेकिन क्या कब, तो अंडर सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशन टू प्रिवेंट मिसयूज, क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है। जनरली हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की केसेस में हो जाता है ये, आजकल ज़्यादातर इसका मिसयूज़ होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन की संख्याएं बढ़ चुका था ये, इसलिए गवर्नमेंट इसे क्या हो गया, एक सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल को लगा करके इसे क्या हुआ, इसे लीगल यहाँ पे किया गया, इसे अप्लाई कर दिया गया इंडिया में, इसे लागू कर दिया गया यहाँ पे। तो ज़्यादातर केसेस क्या होता था यहाँ पे, जो मिसयूज़ की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मिसयूज़ किस तरह के मिसयूज़ होता था, तो होता था सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे बोलते हैं कि बॉयज़ और डिज़ायर ऑफ बॉयज़ में क्या होता है, अगर कंटिन्यूस 2-3 अगर क्या हो गए गर्ल्स हुए हैं तो फिर इच्छा क्या होता है कि बॉयज़ होता, अगर नेक्स्ट डे फिर गर्ल्स हुआ तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह की मिस यूज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे MTP अलाउड किया, लेकिन सर्टेन रूल्स बनाए गए, यहाँ पे सर्टेन क्या लगे, एक्ट लगाए गए। अगर कोई ऐसा होता है तो उनको क्या होगा, पनिशमेंट दिया जाएगा ये। तो इस तरह से क्या हुआ, ये MTP इंडिया में क्या हो गया, अभी भी लीगल है, अलाउड है ये। तो ये था यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरफ, एक बार हम लोग शॉर्ट व्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब STDs की तरफ।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसटीडीज़ भी कहते हैं। वेनरेबल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन डिजीज़ भी कहा जाता है इसे। अब हम लोग बोलते हैं कि आजकल यूथ में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो यूथ जो कम पढ़े लिखे हैं, जो रिमोट एरिया में रहने वाले हैं, जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है, तो जनरली वो इससे इन्फेक्शन की चांसेस उनमें ज़्यादातर होने की चांसेस बनता है, क्योंकि वो वेल नोन नहीं है सारे डिजीज़ के बारे में कि ये होता क्या है, कैसे होता है इसके बारे में। तो आज यूथ को ये जानना ज़रूरी है, ताकि आने वाले जो हमारे जो हम लोग एक फ्यूचर इंडिया का जो निर्माण करना चाहते हैं, एक अच्छा भारत, तो उसमें ये भी, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, कि लोगों को कम से कम डिजीज़ हो, और लोगों को डिजीज़ कब कैसे होगा जब उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे कि कौन सा डिजीज़ किस माध्यम से होता है, कैसे होता है, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, कितना वो खतरनाक है, किस तरह का क्यूरेबल है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, कौन सा वायरल डिजीज़ होते हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो डिजीज़ भी यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट होता है। किसके थ्रू? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। इसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, या कुछ वैसे इन्फेक्टेड निडल्स हो गए, या फिर अनस्टरलाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, या ब्लेड्स हो गए, या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस सर्जिकल क्या इक्विपमेंट का भी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के वजह से भी क्या होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिशन का देखा गया है यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे हम लोग डिजीज़ का अगर नाम नेमिंग करें तो एक गोनोरिया डिजीज़ है, दूसरा सिफिलिस है, तीसरा क्लामाइडियासिस है, तीसरा है जेनिटल हर्पिस, और चौथा है जेनिटल वार्ट। फिर नेक्स्ट है क्या, तो ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। अगर हम लोग इनको देखें तो ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कैटेगरीज में आते हैं ये, यानी ये डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन इजली ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी अब अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके दौरान क्या हो सकता है, अगर कोई भी मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर अगर कोई भी इन्फेक्टेड है इस तरह की किसी भी डिजीज से, तो वो आइदर किसी में भी ट्रांसमिट आसानी से हो सकता है। कब? जब हम लोग अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं, क्वाइटस की बात करते हैं। तो गोनोरिया के हम लोग पहले यहाँ पे अगर बात करें तो एक्चुअल में सारे डिजीज़ को एक आगे आने वाली चैप्टर जो है उसमें अब डिटेल पढ़ना है, लेकिन हम लोग एक यहाँ पे बहुत ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल दिया नहीं है पढ़ने के लिए भी। तो गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कहेंगे, सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल हुआ, ये बैक्टीरियल हुआ। क्लामाइडियासिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जबकि ये एक वायरल डिजीज़ है। हर्पिस जेनिटल वार्ट भी एक वायरल डिजीज़ है। ट्राइकोमोनियासिस यहाँ पे प्रोटोजोवल डिजीज़ है, ये प्रोटोजोवा से कहीं ना कहीं ये होता है ये। और हेपेटाइटिस बी भी वायरस है और ये भी वायरल डिजीज़ है ये। तो हमने ये जस्ट आपको यहाँ पे कौन बैक्टीरियल और कौन क्या है वायरल डिजीज़ है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे हम लोग बोलते हैं क्या, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ये। इनमें से अगर बात करें एमंग दिस, तो इसमें से कुछ डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक है, जिसको नॉन क्यूरेबल भी बोला गया, वो क्योर नहीं होते हैं अगर हो गए। जैसे अब आप उसको जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा डिजीज़ मोर डेंजरस है, तो मोर डेंजरस की अगर हम लोग बात करें तो आज भी हम लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये कोविड-19 एक वायरस है, कहेंगे कि वो वायरस इन्फेक्शन का कॉज कर रहा है ये। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के ऊपर इतना वर्क किया गया है कि बैक्टीरियल डिजीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा आउटब्रेक नहीं होने देते हैं वो। लेकिन वायरस, हर एक वायरस एक नया वायरस होता है और समय के साथ वो म्यूटेट, क्योंकि वायरस के बारे में पढ़े होंगे तो वायरस के अंदर क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन का कोट होता है। ये जो कोविड-19 उसमें भी वही है, प्रोटीन कोट है बाहर में और अंदर में क्या है, वही क्या बोलते हैं डीएनए आरएनए की जो न्यूक्लिक एसिड जो कंपोजिशन होता है। तो वायरल डिजीज़ ही कहीं ना कहीं ज़्यादा मोर डेंजरस होता है। तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ज़्यादातर फोकस ले जाएंगे किसके ऊपर, वायरल डिजीज़ के ऊपर ही। तो जो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो कौन मोर डेंजरस है, तो देखिए डेंजरस में अगर हम लोग बात करें तो यहीं पे ये तीनों है, ये तीनों वायरल है। देखिए जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये तीनों ऐसे डिजीज़ हैं जो अभी तक नॉन क्यूरेबल बोला जा रहा है कि इनका भी क्योर नहीं है। जैसे अभी हम लोग अभी फाइट कर रहे हैं कोविड-19 से, जिसको अभी तक प्रेजेंट डे तक अगर हम लोग बात करें तो वो नॉन क्यूरेबल है, कहीं ना कहीं उसके कोई मेडिसिन नहीं है, ना कोई वैक्सीन है। तो उसी ढंग से यहाँ पे जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये मोर डेंजरस है। अगर एक बार हो गया तो ये माना जाता है इसका इलाज नहीं है और पर्सन को ये क्या, दैट मे बी फेटल, ये पर्सन के लिए क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है। जबकि इन तीनों को छोड़ दें तो ये सारे डिजीज़ क्या है, क्यूरेबल है।
यानी अर्ली कंडीशन में अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये आसानी से क्यूर हो सकता है, 100% क्यूरेबल हो गए ये सारे ये। तो अब हम लोग बोलते हैं क्या कि कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा डिजीज से सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो ये सारे डिटेल, क्योंकि सबका अलग अलग एक स्पेशलाइज सिम्टम होता है, तो हमने यहाँ पे स्पेशलाइज सिम्टम नहीं मेंशन किया है क्योंकि बहुत डिटेल नहीं था यहाँ पे पढ़ना। ये आने वाले एक चैप्टर्स आएगा ह्यूमन हेल्थ, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे सबको एक एक कर कैटेगरीज, उसकी कॉजिंग एजेंट और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये सारे डिटेल पढ़ना वहाँ पे, क्योंकि वो चैप्टर पूरी डिजीज़ का ही पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे हमने लिखा है कुछ अर्ली सिम्टम्स कि ये सारे डिजीज़ का, यानी हमने कॉमन सिम्टम्स लिख दिया। ऐसा नहीं कि ये इचिंग है तो ये गोनोरिया का है, ये फ्लू डिस्चार्ज है तो ये सिफिलिस का है। हमने कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे अर्लियर जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो इन सभी डिजीज़ के बारे में हमने कॉमन सिम्टम यहाँ पे लिखा है ये। तो कॉमन सिम्टम क्या यहाँ पे अर्ली सिम्टम्स में देखने को मिलता है कि इचिंग भी होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज भी होते हैं, जेनाइटल जो ऑर्गन्स हो गए उससे फ्लूइड भी डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन भी महसूस किया जाता है, उस जिस एरिया में जेनाइटल एरिया है वहाँ स्वेलिंग भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अगर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जैसे गोनोरिया किसी को हुआ या सिफिलिस किसी को हुआ या इनमें से कोई भी डिजीज़ जो हुआ, अगर उनको अर्ली कंडीशन में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो दैट मे बी लीड्स टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिए कि हम लोग यहाँ पे देखें, ये क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये अचानक से नहीं होता है। ये डिजीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये अचानक से नहीं होता है। आइदर इनमें से जैसे गोनोरिया सिफिलिस जैसे जो डिजीज़ है अगर किसी पर्सन के अंदर है और उसे पता नहीं चल पा रहा है, तो अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है समय से, तो ये डिजीज़ दैट लीड्स टू द, हम लोग बोल सकते हैं कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ काउज कर सकता है। ये फीमेल्स के केसेस में ज़्यादातर देखा गया ये। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स है और इनमें से किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो उसका एबॉर्शन भी हो सकता है, यानी जो प्रेगनेंसी कंसीव हुआ वो एबॉर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ स्टिल बर्थ की हम लोग बात करते हैं। स्टिल बर्थ मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी है, पूरी गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, अब आ गया डिलीवरी का टाइम। जब डिलीवरी होता है, बर्थ का जब क्या बोलते हैं यहाँ पे बर्थ होता है चाइल्ड का, तो वो बर्थ जो हुआ चाइल्ड का वो डेड चाइल्ड हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ। अब कहते हैं वो डेड क्यों हो गया, तो क्योंकि पर्सन जो फीमेल्स थी वो बहुत सारे इनमें से कोई ना कोई डिजीज से सफ़र कर रही थी, जिसके वजह से क्या हुआ उसका तो इन्फेक्शन हो चुका था यूट्रस के अंदर ही चाइल्ड का, उसी डिजीज़ के थ्रू, इसलिए वो चाइल्ड का डेथ हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या है कि स्टिल बर्थ भी हो सकता है, यानी इस तरह की इन्फेक्शन अगर हुआ फीमेल्स को तो जो बर्थ होगा चाइल्ड का वो दैट मीन डेथ चाइल्ड होंगे, इसलिए स्टिल बर्थ तक भी जा सकता है ये। इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होता है समझ लेंगे हम लोग यहीं पे, ये टर्म काफ़ी कॉमन होता है, स्टूडेंट के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताया नहीं, तो हमने याद कीजिएगा थोड़ा हमने बताया था आपको जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ रहे थे, तो ये जो हमने फलोपियन ट्यूब इस रंग से अगर दिखाते हैं यहाँ पे ये, और ये यूट्रस को रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो जनरली क्या होता है इम्प्लांटेशन की जो केसेस होते हैं वो होता है यूट्रस के अंदर, ये आकर इम्प्लांट करता है यहाँ पे। लेकिन अगर यूट्रस के अलावा हम लोग पढ़े थे कि फलोपियन ट्यूब भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, यूट्रस भी प्रिपेयर करता है, और ये सर्विक्स और वेजाइना भी क्या होता है अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रखता है। जो फर्टिलाइज ओवा आएगा उसको इम्प्लांट करने के लिए ये सब प्रिपेयर्ड है। तो अगर यूट्रस को छोड़कर कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी क्या होगा इम्प्लांटेशन अदर देन द यूट्रस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कभी कभी चांसेस देखने को मिलता है क्या कि फलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट कर गया, या फिर किसी रीजन से वो यूट्रस में नहीं करके सर्विक्स वाले रीजन में इम्प्लांट कर गया, तो इस तरह से कहेंगे इम्प्लांटेशन जो मदर बॉडी के साथ अटैचमेंट हुआ फर्टिलाइज ओवा का, वो यूट्रस के अलावा अगर कहीं हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये भी काउज बन सकता है अगर इस तरह की कोई इन्फेक्शन होता है तो। इसके साथ साथ पर्सन क्या हो सकता है कि अगर किन्हीं को बोलते हैं, जनरली यूथ में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये, तो इनफर्टिलिटी से भी सफ़र कर सकते हैं, यानी अनेबल टू बियर चाइल्ड, यानी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन इसमें से किसी भी एसटीडी से सफ़र कर रहा है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो पर्सन लीड्स टू द क्या हो सकता है, इनफर्टाइल भी हो सकता है वो, यानी अनेबल टू बियर चाइल्ड, यानी चाइल्ड क्या होगा, बियर करने की क्षमता खत्म हो जाएगा। और ये भी देखा गया कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उस पार्ट में क्या हो सकता है, इवन कैंसर हो सकता है। तो हम लोग जनरली
कैंसर की हम लोग बात करें तो हम लोग इंडियन वोमेन्स में जनरली देखते थे सर्वाइकल कैंसर की बात करते थे। ये तो सर्वाइकल कैंसर किसके वजह से होता था, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन होने की वजह से। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो फीमेल्स प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन बढ़ता था और वो सर्विक्स रीजन में क्या होता था इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि दैट लीड्स टू द कैंसर। तो ऐसा नहीं करते थे कि ये कैंसर किसी वायरस से आया या किसी, ये मेनली प्रॉपर क्या था हाइजीन मेंटेन नहीं होने की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल्स में जो कैंसर की केस था वो कौन था, सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स रीजन में कैंसर। किसके वजह से, तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे, लोग को मालूम नहीं था, लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, तो इस वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से इन्फेक्शन होते थे और वो इन्फेक्शन लीड्स टू द कैंसर। इसलिए हमने लिखा है कि इवन कैंसर भी होता है ये। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ को लोग पढ़े लिखे हो रहे, हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ रहा है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं, तो अब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। आज के दिन में हम लोग फीमेल्स में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की क्या हो गया देखा जा रहा है ये, क्योंकि अब लोग जान चुके हैं कि कैसे अपने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है। और ये स्टडी के थ्रू ये बोलते हैं कि इसलिए बोले कि इसके इस चैप्टर के ऊपर बहुत खुल के बात करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि आज भी लोग इसे क्या होता है कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव माइंड से लोग सोचते हैं इसके बारे में। ये अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये डिजीज ना हो किसी भी यूथ में, ज़्यादातर ये यूथ में ही देखा जाता है इस तरह की केसेस, तो डिजीज ना हो इसके वजह से यहाँ पे क्या उपाय करने चाहिए, कैसे ये डिजीज कैसे हो रहा था, कैसे, तो हम लोग बोले थे सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा था। तो सबसे पहले इस डिजीज ना हो किसी यूथ में, किसी भी पर्सन में, उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक मेजरेटिव स्टेप्स जो उठाने होंगे वो करना होगा कि अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, यानी किसी अननोन पर्सन के साथ आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको पता नहीं है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है या कोई भी डिजीज है उससे, तो अगर आप अनसेफ सेक्स कर रहे हैं उसके साथ तो क्या हो सकता है आपका, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसमें क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन आ सकता है। इसलिए ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द क्वाइटस। जब भी आप सेक्सुअल क्या बोलते हैं क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस समय ऑलवेज हम लोग पढ़े भी थे कि ये हमें कॉन्डम जो हुआ कहीं ना कहीं क्या हुआ सेक्सुअली डिजीज से बचाने का काम करता है यहाँ पे ये, तो इसका यूज़ हमेशा करना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे है कि अगर किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, अगर लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह की कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है रियर केस में, तो आप प्लीज़ कंसल्ट करें किसी डॉक्टर को, क्योंकि अर्लियर केसेस में कुछ ये सारे जो डिजीज़ हैं वो क्या होता है आसानी से ट्रीट हो जाते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि इसमें से कुछ डिजीज़ काफ़ी खतरनाक भी होते हैं, अगर आप अर्लियर ट्रीटमेंट ना करें तो ये क्या हो, जैसे गोनोरिया सेफ्री जैसे जो डिजीज़ है ये अगर थोड़ा और बढ़ा, इन्फेक्शन इनका बढ़ा तो ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इनका बहुत लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन चलेगा, एक लॉन्ग कोर्स चलेगा मेडिसिन का। इस वजह से अर्लियर सिम्टम जैसा ही कुछ भी अगर दिखता है इस तरह की कोई भी सिम्टम्स, तो आप प्लीज़ कंसल्ट टू डॉक्टर, क्योंकि बाद में अगर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लंबे डायग्नोसिस यहाँ पे होते हैं और क्यूरेबल तो हो जाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठाना पड़ता है। तो ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स थे ये, तो आप इसमें नोट डाउन करेंगे कि ये जो है जेनाइटल हर्पिस में क्या होता है, जनरली बोलते हैं कि एक अल्सर की तरह बॉडीज़ में जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या होता है अल्सर की तरह वहाँ से डिस्चार्ज होना, फ्लूइड भी शुरू होता है, काफ़ी जलन होता है। हेपेटाइटिस बी और एड्स ये तीनों ऐसे हैं जो नॉन क्यूरेबल कहा जाता है आज के दिन में, ये इनका भी कोई अभी तक इलाज नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट होगा क्या कि इनसे बचना, तो ये 3 मेजरेटिव स्टेप हैं जिस पे मेनली फोकस करना चाहिए। क्या है, फिर से बोलते हैं अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और क्या मल्टीपल पार्टनर्स, किसी भी अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर से आप सेक्स अवॉइड करें। अगर होता भी है तो क्या करना है, यूज़ कॉन्डम्स एंड ड्यूरिंग द क्वाइटस। और तीसरा, किसी भी केस में अगर कोई भी डाउट है तो कंसल्ट टू द डॉक्टर्स। तो ये था। अब इसके आगे हम लोग जो चैप्टर में रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ये तो ये था सेक्सुअल